जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों के ये बंधु वर्ष भर जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीव आँखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं जो महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए आज से लगभग 100 साल पहले लिखी थी। यह वह समय था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अब जब हम 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तब भी यह कविता हमारे किसान भाइयों के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। आज़ादी के बाद अब तक न जाने कितनी सरकार बदली हैं, अगर नहीं बदली है तो केवल किसानों की स्थिति। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव राय i+ लर्निंग के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार ने अभी हाल ही में 3 कृषि बिल पारित करवाए हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन चुके हैं। लेकिन इन तीनों कृषि बिल को लेकर इतना शोर शराबा क्यों मचा हुआ है? क्या ये बिल वाकई किसान विरोधी हैं या इनको लेकर राजनीति की जा रही है? इस छोटे से वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो आइए सबसे पहले हम 2 छोटे छोटे वीडियो देख लेते हैं। इसमें किसानों की मांग क्या है और इनको लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ये समझने में हमको मदद मिलेगी। ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये खत्म किए जाएं। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है MSP जो उसकी गारंटी और उस MSP पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने। वो कानून बनाए सरकार। भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भी कोई बड़ा बदलाव किया जाता है तो हंगामा होता ही है। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया था, तब भी जमकर हंगामा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि वैसा ही एक बड़ा बदलाव 2020 में कृषि क्षेत्र में किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बिल सरकार द्वारा लाए गए हैं उनके नाम क्या हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। पहला जो बिल है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा जो बिल है वो है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन
एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और तीसरा और लास्ट बिल जो है वो है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इन बिल्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम दो शब्द हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, इन दो शब्दों को जान लेते हैं। एक तो है एपीएमसी, दूसरा है एमएसपी। किसानों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार इनको ख़त्म करना चाह रही है या इनको कमज़ोर कर रही है। दूसरी ओर सरकार ने हमेशा कहा है कि हम इन्हें ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो ये दो शब्द एपीएमसी और एमएसपी के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपीएमसी क्या है। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि किसान उपज बाजार समिति। कोई भी किसान अपनी उपज की पहली बिक्री एपीएमसी में ही करेगा। अगर वो एपीएमसी के बाहर किसी को बिक्री करता है तो यह एक अपराध माना जाएगा। एपीएमसी को लाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि अंग्रेज़ों के समय या उसके बाद भी काफ़ी समय तक होता क्या था कि जो जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, वो किसानों को ऋण प्रदान किया करते थे। किसान उनसे उधार में पैसे लेते थे और जब फसल किसान की पक जाती थी, फसल तैयार हो जाती थी, तो वो साहूकार अपना पैसा वापस मांगते थे। अगर पैसा नहीं होता था किसान के पास तो वो पूरी फसल पर कब्जा कर लेते थे। तो होता क्या था, किसान पूरी साल मेहनत करता था लेकिन उसको फसल मिलती ही नहीं थी, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। तो सरकार ने किसानों की मदद के लिए ही यह कानून लेकर आई थी एपीएमसी। तो एपीएमसी में जो फसल होती है किसान उसको लेके जाता है, उसकी बोली लगती है। तो वहाँ पर अगर आम आदमी चाहे तो वो भी जाकर फसल खरीद सकता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर कमीशन एजेंट होते हैं, उनके द्वारा ही फसल का जो क्रय विक्रय है, सेल परचेज है, उन्हीं के द्वारा की जाती है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है वो दरअसल कमीशन एजेंट जो हैं इन्हीं का आंदोलन है, क्योंकि इनको डर है कि एपीएमसी को सरकार ख़त्म कर रही है। लेकिन सरकार द्वारा साफ किया गया है कि एपीएमसी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सरकार ने एपीएमसी के साथ ही किसानों को बाज़ार में अपना जो उपज है उसको बेचने का एक ऑप्शन दे रही है, उसको हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे राज्य अभी भारत में ऐसे हैं जहां एपीएमसी है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बिहार लेते हैं तो बिहार में 2006 में ही एपीएमसी को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे ही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एपीएमसी तो है लेकिन दूसरा ऑप्शन भी वहां पर किसानों को उपलब्ध है। बहुत से राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पहले से एपीएमसी काम नहीं कर रही हैं। एपीएमसी में जो किसान अपनी फसल बेचता है वो बिकती है एमएसपी पर। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को कोई नुकसान ना हो और उन्हें अपनी उपज की सही कीमत मिल सके, इसलिए सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि आपकी जो फसल है उसको एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ऊपर ही आपकी फसल को जो एपीएमसी हैं, जो मंडी हैं, वहाँ पर खरीदा जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के नीचे किसानों की फसल को मंडियों में नहीं खरीदा जाएगा। तो केवल 23 फसल ऐसी हैं जिसमें एमएसपी मिलता है। सारी फसलों को एमएसपी नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। केवल 23 फसलों को ही एमएसपी मिलता है। एपीएमसी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी फसल की जो बिक्री है एपीएमसी में वो एमएसपी की दर से नीचे ना हो। सीएपीसी कृषि लागत और मूल्य आयोग किसानों का जो खर्चा होता है फसल को उपजाने में उसका अनुमान करता है और एमएसपी की दर को रिकमेंड करता है केंद्र सरकार को। और इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इस पर फैसला लेती है। किसानों को जो एमएसपी होती है वो बुवाई से पहले ही जारी कर दी जाती है, जिससे कि किसान बुवाई के पहले ही ये फैसला कर सके कि हमें इस फसल की बुवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार एमएसपी में जो 23 फसलें हैं इनमें से केवल 2 फसल, एक तो गेहूं और दूसरा चावल, केवल इन 2 फसलों को ही खरीदती है एमएसपी की दर पर। इसके अलावा बाकी की जो फसल है उसमें सरकार केवल एमएसपी की दर तय करती है, लेकिन सरकार वहाँ पर ये गारंटी नहीं देती है कि हम सारी फसल आपकी खरीद लेंगे। केवल गेहूं और चावल पर ही सरकार गारंटी देती है कि अगर एमएसपी की दर पर आपकी फसल नहीं बिक रही है गेहूं चावल की, तो सरकार जितनी भी किसान की ये फसल है जो नहीं बिकी है वो पूरी की पूरी फसल सरकार खरीदने की गारंटी देती है। गेहूं और चावल के अलावा जो बाकी फसल हैं उस पर सरकार केवल यह गारंटी देती है कि इनको एमएसपी की दर पर ही या एमएसपी से ऊपर ही बेचा जाएगा, इनको एमएसपी से नीचे नहीं बेचा जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, डेयरी, फल, इन सभी को एमएसपी नहीं मिलता है। एमएसपी मिलता है अनाजों को। 7 प्रकार के अनाज उसमें शामिल हैं, 5 प्रकार की दालें शामिल हैं, कुछ व्यावसायिक फसलें हैं जैसे कि गन्ना आदि ऐसी फसलें इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 23 फसल हैं जिनको एमएसपी दिया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई
गेहूं और चावल की फसल का भंडारण करता है, उसका वितरण करता है। अब एक एक करके हम तीनों बिल देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा। पहला बिल है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। बिल के अंदर प्रावधान कैसे भी हों, नाम काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि लगना चाहिए कि ये भारत सरकार के बिल हैं। तो आपको अगर सरल भाषा में इन्हें समझना है तो सरल भाषा में इसका मतलब है इस बिल का किसानों की जो उपज है उसका व्यापार हो सके, उसकी खरीद बिक्री हो सके, इसको प्रमोट करना और किसानों को सुविधाएं देना। तो ये एक्ट कहता क्या है, क्या क्या प्रावधान है। पहला तो इसमें है कि एपीएमसी के बाहर भी बिक्री हो सकती है, यानी किसानों को अब एक ऑप्शन प्रदान किया गया है कि किसान चाहे तो अपनी फसलों को एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। यहाँ ध्यान रखिए, सरकार द्वारा कहा गया है कि एपीएमसी खत्म नहीं होंगी, एपीएमसी काम करती रहेंगी, लेकिन किसानों को एक ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है कि अगर वो चाहे तो अपनी फसलों को एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। अभी तक होता क्या था, किसानों को अगर अपनी फसल बेचना है तो एपीएमसी एक्ट के तहत वो केवल अपने ज़िले में जो उसका नज़दीकी एपीएमसी जो मंडी होगी वहीं पर जाकर ही वो फसल बेच सकता है। वो किसी और राज्य में या अपने राज्य से बाहर कहीं भी फसल नहीं बेच सकता। तो इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान हटाया गया है। अब किसान चाहे तो अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर भी, मतलब अगर किसान उत्तर प्रदेश का है तो अगर वो चाहता है तो कर्नाटक जाकर भी अपनी फसल को बेच सकता है। तो किसान चाहे तो अपनी फसल को ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से भी बेच सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने कड़कनाथ मुर्गा परचेज़ किए थे और वो उन्होंने मध्य प्रदेश से परचेज़ किए थे क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया था जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है इनके लिए। तो ये भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। किसान भी क्यों ना अपने लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और किसान मिलकर अपनी जो उपज है एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे भारत में या विदेश में कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा इसमें प्रावधान है, किसान अपनी फसल को अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है। साथ ही इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो किसान अपनी फसल को स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो कोई भी स्टेट इन फसलों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा पाएगा। कोई टैक्स नहीं, कोई फीस नहीं, कोई सेस नहीं। और इतने के बाद भी इसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी ऐसा शब्द जो इन टैक्स के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई नया शब्द बना दिया जाए टैक्स के रूप में, तो कोई भी शब्द ऐसा उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स आप नहीं लगा सकते। उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर विवाद उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट होता है, तो एसडीएम की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें 2 किसान की तरफ से होंगे और जिनसे विवाद है 2 मेंबर उनकी तरफ से होंगे, एक एसडीएम होगा। तो यहाँ पर अपील की जा सकेगी, उनका फैसला आएगा। अगर किसान सहमत है तो ठीक है, और अगर नहीं सहमत है तो वो आगे अपील कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, एसडीएम दोनों पक्षों को बुलाएगा और 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन देगा। इसके बाद भी किसान अगर सहमत नहीं है तो वो कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। कलेक्टर के पास लास्ट अपील है, इसके बाद कलेक्टर का फैसला जो भी होगा वो मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं दिया गया है, यानी किसान कोर्ट में नहीं जा सकेगा। इसको लेकर ही किसानों को आपत्ति है और ये मांग की जा रही है कि इसमें कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए। आइए अब देखते हैं जो दूसरा बिल है उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान है। दूसरा जो बिल है वो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देता है किसानों को। किसान चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले एपीएमसी का प्रावधान था। एपीएमसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर बाध्यता थी कि उसकी सारी जो फसल है वो उसको एपीएमसी जो मंडी है वहीं पर बेचना होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले किसान नहीं कर सकता था। ये एक नया ऑप्शन आया है किसानों के पास कि अगर अब वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेके पर खेती कर सकता है। तो ये किसान के ऊपर है, अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। तो इसमें होगा क्या, एक एग्रीमेंट होगा जिसमें 2 पार्टी होंगी, एक होगा किसान और दूसरा जो फार्मिंग करा रहा है, यानी कि उसको स्पॉन्सर कहा गया है यहाँ पर। ये जो एग्रीमेंट होगा वो एक फसल से लेकर 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक ही किया जा सकेगा। इसमें एक जो बहुत ही अच्छा प्रावधान है वो ये है कि सरकार चाहे तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, यानी कि वो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना देगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर ही जो स्पॉन्सर है वो किसान से डील करेगा, और कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। इसमें ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है कि बहुत से किसान भारत में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी तो वो उसको किसान को किसी भी तरह से फंसा ना सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। क्योंकि बड़ी कंपनी है, उनके पास वकीलों की पूरी फौज होगी, किसान यहाँ पर अनपढ़ है, अगर वो फंस गया तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करेगी गवर्नमेंट, और उस पर ही जो भी एग्रीमेंट होगा वो उस पर होगा। तो इसमें प्राइस क्या रखी जाएगी फसल की, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है।
इसमें दो ऑप्शन किसानों के पास दिए गए हैं कि अगर वो चाहे तो पहले से एक प्राइस फिक्स कर ले, उस पर बेचे। लेकिन कई बार होता क्या है कि मान के चलिए अगर पहले से प्राइस फिक्स कर ली है तो आगे अगर उस फसल की रेट बाज़ार में बढ़ गई तो किसान के लिए इसमें दिक्कत हो सकती है। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है कि वो उसकी मिनिमम रेट फिक्स हो जाएगी कि मान के चलिए एक फसल है आलू लेके चलिए, उसकी एक रेट पहले ही क्लियर हो जाएगी कि 20 रुपये से कम, 20 रुपये पर केजी से कम में नहीं बिकेगा। तो एक मिनिमम रेट उसकी फिक्स हो जाएगी। आगे उसको फ्लेक्सिबिलिटी का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर मान के चलिए बाज़ार में या एपीएमसी में ही आलू की कीमत बढ़ती है तो किसानों को वो ऑप्शन भी मिलेगा कि वो उसकी रेट को बढ़ा भी सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन किसानों को दिए गए हैं। अगर वो चाहे तो पहले से रेट फिक्स कर ले, या फिर अगर वो चाहता है तो मिनिमम रेट प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक रेट मिनिमम फिक्स रहेगी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, बढ़ सकती है रेट उसकी, लेकिन किसी भी हालत में कम नहीं होगी। इसमें एक प्रावधान साफ है, मिनिमम रेट है उससे कम नहीं होगी, उससे बढ़ ही सकती है। साथ में डिलीवरी जो पेमेंट है उसके बारे में भी इसमें प्रावधान है कि डिलीवरी जिस दिन किसान डिलीवरी कर देगा अपने सामान की, उसी दिन पेमेंट का इसमें प्रावधान है। अगर बाई चांस उस दिन बैंक हॉलीडे होता है या कुछ और वजह होती है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 दिन का इसमें विकल्प दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना ही होगा पार्टी को। दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ये बात फैल रही है कि किसानों की ज़मीन का क्या होगा। किसानों की ज़मीन तो गिरवी रख दी जाएगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसानों की ज़मीन किसी भी हालत में इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं की जाएगी। ये जो एग्रीमेंट बनेगा इसमें किसानों की ज़मीन शामिल नहीं की जाएगी। अगर कोई स्पॉन्सर है या कोई कंपनी है वो ज़मीन शामिल कर भी देता है तो जहाँ पर भी वो ज़मीन शामिल की गई है उसको उस एग्रीमेंट को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर धोखे से ज़मीन शामिल करवा भी ली गई है तो वो एग्रीमेंट प्रभाव में नहीं रह जाएगा, वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता है कोई भी। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना ज़रूरी है। जो काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि किसान की ज़मीन हड़प ली जाएगी, ऐसा साफ किया गया है इस प्रावधान, इस एग्रीमेंट में कि किसान की ज़मीन को इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। साथ ही में इसमें एक और भी बहुत बढ़िया प्रावधान है, वो यह है कि जो स्पॉन्सर होगा या जो कंपनी होगी वो किसान की ज़मीन पर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती, कुछ भी बना नहीं सकती किसान की ज़मीन पर। और अगर उसने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है किसान की सहमति से ही खड़ा कर सकता है। अगर किसान सहमत है तो वो स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। लेकिन इसमें प्रावधान है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो उसको स्ट्रक्चर गिराना होगा, उसको तोड़ना होगा। और अगर वो स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ता है, नहीं गिराता है, तो जो भी स्ट्रक्चर उसने खड़ा किया है वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान की संपत्ति हो जाएगा, यानी कि स्पॉन्सर को उस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होगा। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसानों की जो लैंड है, जो खेती की ज़मीन है, उसको गिरवी नहीं रखी जाएगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा, उसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होगा जिससे कि वो एग्रीमेंट करके भाग ना जाए। उसके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उस कंपनी का या उस व्यक्ति का एक रजिस्ट्रेशन भी होगा इसमें। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसान और स्पॉन्सर के बीच तो एक कंसिलेशन बोर्ड बनाया जाएगा, वहाँ पर फैसला किया जाएगा। अगर वहाँ पर डिस्प्यूट समाप्त नहीं होता है तो एसडीएम के पास मामला जाएगा, एसडीएम सुनवाई करेगा। मान के चलिए वहाँ पर भी अगर डिस्प्यूट समाप्त नहीं होता है तो फिर कलेक्टर के पास भी मामला जाएगा, कलेक्टर इस पर सुनवाई करेगा और 1 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीजन देगा। यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर सिविल कोर्ट को पावर नहीं दी गई है, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। और यही किसान की एक बड़ी मांग है। किसान चाहता है कि हमें ये पावर मिलनी चाहिए। सरकार का इसमें मत था कि किसान को इस पूरे जो एग्रीमेंट को वो फंसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट की हालत क्या है, बहुत लंबा मामला फंस जाता है। तो इससे बचाने के लिए और किसानों को वकील से बचाने के लिए सरकार ने शायद ये प्रावधान नहीं डाला था, लेकिन किसानों की मांग है और सुनने में आया है कि सरकार इस पर शायद तैयार भी हो चुकी है। अब मान के चलिए झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और कोई भी पार्टी या किसान या स्पॉन्सर इस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं तो होगा क्या, इसमें पेनल्टीज़ का भी प्रावधान है। अगर स्पॉन्सर इस एग्रीमेंट को तोड़ता है या स्पॉन्सर की गलती होती है अगर, तो स्पॉन्सर को किसान को जो रेट तय किए गए थे उसका 1.5 गुना पेनल्टी देना होगी। जो भी रेट पहले से तय की गई थी उस रेट का 1.5 गुना पेनल्टी स्पॉन्सर को किसान को देनी होगी। और अगर किसान की तरफ से गलती है तो किसान को कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें केवल ये लिखा हुआ है कि जितना खर्चा स्पॉन्सर ने किया है किसान को केवल वो खर्चा उसको देना होगा, उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अगर किसी वजह से जो किसान है वो एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए प्रावधान है कि मान के चलिए भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, ऐसी स्थिति में या किसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो इस तरह की आपदाएं अगर आती हैं तो उसमें कोई भी दंड नहीं मिलेगा किसान को, वो एग्रीमेंट तोड़ सकता है। लेकिन उसमें स्पष्ट जो भी आपदाएं हैं वो उस पर स्पष्ट लिखी हुई है। प्राकृतिक आपदा पर ही या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी किसान को हो जाती है तभी वो एग्रीमेंट तोड़ सकेगा, उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा।
एक बहुत ही ज़रूरी, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो प्रावधान भी इसमें किया गया है। किसान भारत में बहुत छोटी छोटी ज़मीन है, छोटे किसान हैं, तो वो एग्रीमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया है कि किसान चाहें तो एक समूह या एक संगठन बना सकते हैं। काफ़ी सारे किसान मिलकर अपनी ज़मीन को एक साथ कर एक संगठन बना सकते हैं और वो संगठन के माध्यम से भी एग्रीमेंट हो सकता है। मान के चलिए 50 किसान हैं, 100 किसान हैं, तो उन सारे किसानों का नाम भी उस एग्रीमेंट में होगा और सारे किसान मिलकर भी किसी कंपनी से कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब जो तीसरा और लास्ट एग्रीमेंट है वो हम देख लेते हैं। ये है द एसेंशियल कम्युनिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये कोई नया एक्ट नहीं बनाया गया है। 1955 में यह एक एक्ट था, द एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट। उसमें अमेंडमेंट किया गया है, केवल उसमें बदलाव किया गया है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके भंडारण पर केंद्र सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। ये इसलिए किया गया था कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, उनकी रेट ज़्यादा ना बढ़ पाए। लेकिन जो ये बिल्स लाए गए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी ऑप्शन है। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन अगर अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, तो वो उसका भंडारण भी तो उसको करना होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मान के चलिए वो अचार बनाती है या कुछ भी बनाती है, चिप्स बनाती है, तो उसको आलू का भंडारण भी करना होगा। तो ऐसे में इस एक्ट को में कुछ छूट दी गई है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। तो खाद्य वस्तुओं को एसेंशियल कम्युनिटी की श्रेणी से हटाया गया है। सामान्यतः वो इस श्रेणी में नहीं आएंगी, कुछ विशेष स्थिति पर ही उनके भंडारण पर रोक लग सकेगी। तो वो विशेष स्थिति क्या है, या मान के चलिए सूखा पड़ जाता है भारत में, या भूकंप वगैरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कुछ खाद्य वस्तुओं को एसेंशियल कम्युनिटीज़ की श्रेणी में रख सकती है, उनके भंडारण पर रोक लगा सकती है। दूसरा, यदि बहुत ही असाधारण तरीके से दाम में बढ़ोतरी होती है, किसी मान के चलिए कोई आलू ही है और इसके दाम में अचानक से वृद्धि हो जाती है, तो उसको एसेंशियल गुड्स की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके भंडारण पर रोक लगाई जा सकती है। अभी भी कुछ विशेष परिस्थिति में ही सरकार इनके भंडारण पर रोक लगा सकती है। तो इसमें कहा गया है कि अगर फल और सब्जियां हैं, इनके रेट अगर 100% से ज़्यादा बढ़ जाती है पिछले 1 साल में, तो इसको एसेंशियल कम्युनिटीज़ की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके भंडारण पर रोक लग सकती है। दूसरी ओर, यदि अनाज हैं, उनकी कीमत में पिछले साल की अपेक्षा 50% तक की बढ़ोतरी अगर होती है, तो उनको भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा उनको छूट प्रदान की गई है। अब खाद्य पदार्थों को सामान्यतः इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ अपवाद हैं, अभी भी मतलब कुछ अपवाद हैं जिसमें कुछ जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अभी भी हम रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः छूट प्रदान कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी अब जो भंडारण है वो किया जा सकता है। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनके लिए भी छूट प्रदान की गई है। अगर ये भंडारण की रोक लगती भी है, तब भी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको छूट प्रदान की गई है। उनमें देखा जाएगा कि उनकी डेली की कैपेसिटी कितनी है। डेली जैसे मान के चलिए एक चिप्स बनाने की कंपनी है, तो डेली कितना आलू कंज्यूम करती है उसका देखा जाएगा, उसके आधार पर उसको उतना भंडारण करने की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, तो उसको भी देखा जाएगा, उसकी डिमांड देखी जाएगी, कितनी डिमांड उसकी डेली रहती है, उसके आधार पर उसको छूट प्रदान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब जो भंडारण की अनुमति नहीं है, ऐसी स्थिति में भी इन कुछ अपवाद हैं जिसको छूट प्रदान की जा सकती है। तो अभी तक हमने एपीएमसी, एमएसपी और तीनों एक्ट में जो खास प्रावधान है वो हमने देख लिए हैं। अब मुझे लगता है कि हम यहाँ तक इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि हम अनुमान लगा सकें कि जो एक्ट बनाए गए हैं वो वास्तव में किसानों के फ़ायदे के लिए हैं या किसानों को नुकसान है। ये चर्चाएं भी की जा रही हैं कि जो कानून पास किए हैं गवर्नमेंट ने, ये संवैधानिक हैं, क्या ये संवैधानिक हैं या ये असंवैधानिक हैं। काफ़ी आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, सरकार ने ज़बरदस्ती ये कानून पास कर दिए हैं, सरकार के अधिकार में नहीं था इन कानूनों को पास करना। तो एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं। केशवानंद भारती केस, जो कि एक बहुत ही प्रमुख केस था भारत में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दी थी मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर की एक थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद कानूनों में संशोधन कर सकती है, नए कानून बना सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो राज्य का विषय है, उसमें केंद्र कानून कैसे बना सकता है, क्योंकि ये तो केवल राज्य ही एग्रीकल्चर में कानून बना सकते हैं। तो केंद्र ने अगर कानून बना दिया है तो ये असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध घोषित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम देखते हैं क्यों ऐसा नहीं है। तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, ये सही है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखना है हमें, एक समवर्ती सूची भी है। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद की स्थिति है, डिस्प्यूट होता है दोनों में, तो हमेशा केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। तो समवर्ती सूची का जो 33वां विषय 33वीं जो एंट्री है, उसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स शामिल है। तो उसमें इसके अंतर्गत कृषि को भी शामिल किया गया है, एग्रीकल्चर को भी शामिल किया गया है।
तो यहाँ पर कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने संवर्ती सूची के तहत पारित किए हैं और केंद्र सरकार को पूरा हक है संवर्ती सूची के तहत कानून पारित करने में। तो ये जो तीनों बिल हैं ये काफ़ी पहले भारत में लागू भी हो चुके हैं। 5 जून को 2020 को सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। ऑर्डिनेंस वैसे तो बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन हो तभी लाया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हो रहा है, सारी गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ करती हैं। तो 5 जून को ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था। तो ऑर्डिनेंस वैसे तो 6 महीने तक वैध रहता है, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है तो 6 हफ्ते के अंदर उसको संसद में पास कराना जरूरी होता है। तो इसी वजह से सरकार के लिए यह जरूरी था कि संसद में इसको पास कराया जाए। तो लोकसभा में तो आराम से यह बिल पास हो गया, लेकिन जब राज्यसभा में यह बिल गया तो आप जानते हैं कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी कम मेंबर्स भी पहुंच रहे हैं और उनकी सीट भी काफ़ी चेंज की गई है, क्योंकि उनको दूर दूर बैठाना होता है। तो जो राज्यसभा में उसमें वोटिंग की मांग की गई थी, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकी क्योंकि मेंबर्स अपनी सीट पर नहीं बैठे हुए थे, कोरोना की वजह से उनको दूर बैठाया गया था। तो ध्वनि मत से राज्यसभा में यह बिल पारित कराया गया है। तो यहाँ पर सांसदों का आरोप है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में और इसलिए ध्वनि मत से पारित कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर की कार्रवाई, जो भी कार्रवाई चल रही है उसको कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता। कोर्ट इसके मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। संसद के अंदर की कार्रवाई के संबंध में कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ से सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल पास हो चुका है। वैसे भी आपको बता दें कि अगर नहीं भी पास होता तो सरकार के पास एक ऑप्शन और भी था कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकती थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकती थी। आपको पता है कि लोकसभा में बहुत ही शानदार बहुमत है सरकार के पास, तो ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति में आराम से सरकार यह बिल पास करा सकती है। तो बिल को पास कराने से लेकर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है सरकार के पास। यह बिल आराम से पास हो चुका है और बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस बिल को कोर्ट में लेकर जाने का। तो यहाँ तक हमने पूरा देख चुके हैं पूरे बिल के बारे में। तो अगर कहा जाए कि कुछ मांगें जो किसान कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगों में दम है। एमएसपी जारी रहना चाहिए, एमएसपी नहीं हटना चाहिए, सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है। दूसरी ओर उनकी मांग थी कि एपीएमसी बंद ना हो, तो सरकार ने साफ कहा है कि एपीएमसी भी बंद नहीं होगी, एपीएमसी भी जारी रहेंगी। तीसरी उनकी मांग थी कि कोर्ट को भी इसमें अधिकार प्रदान किया जाए, किसान कोर्ट भी जा सकता है। मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद जहाँ तक है सरकार ने इस मांग को भी सरकार तैयार है मानने के लिए। तो जो भी परेशानी है किसानों को, सरकार लगभग सारी मांग मानने के लिए तैयार है। तो ये बिल काफ़ी शानदार है। मेरी जो पर्सनल व्यू है मेरा, मुझे कहीं इसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही है। एक बहुत बड़ा सुधार है ये कृषि क्षेत्र में। जैसा सुधार 1991 में अर्थव्यवस्था में किया गया था, वैसा ही सुधार हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में 2020 में किया गया है। और बहुत ही ज़रूरी भी था ये हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की जो कृषि की व्यवस्था है वो काफ़ी पुरानी ढर्रे पर चली आ रही है और बहुत ही पिछड़ी हुई कृषि का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब काफ़ी समय से हम खुद ही देख रहे हैं, लगभग 72 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन कृषि अभी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। तो ये बिल बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि इन बिल को वापस कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर सरकार इनको वापस ना ले। इसमें सुधार हैं वो ज़रूर सरकार को करना चाहिए और सरकार कर भी रही है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसको जारी रहना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। थैंक यू।